चैप्टर 6 डेटा टाइप्स रिविजिट। अब डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। ये ही डेटा टाइप बताते हैं कि किस हिसाब से मेमोरी में इनका आकलन होगा, इनको रखा जाएगा, इन पे ऑपरेशंस होंगे। हम ऑलरेडी कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट इसके बारे में बात कर चुके हैं और ये डेटा टाइप यानी किसी भी डेटा का टाइप बताते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मतलब ये तो बहुत कम है। प्राइमरी डेटा टाइप जो हम कह रहे हैं कि आपका कैरेक्टर है, इंटीजर, फ्लोट है, जबकि कैरेक्टर और इंटीजर अपने आप में एक ही है। कैरेक्टर भी अंदर एस्की की तरह ही ट्रीट होता है तो इंटीजर ही है। अब कैरेक्टर जो है वो दो टाइप का हो सकता है, अनसाइंड और साइंड। इंटीजर हो सकता है शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो ये कैसे हो सकता है, क्या होता है इसका मतलब, शॉर्ट करने का मतलब या लॉन्ग करने का मतलब, इससे स्टोरेज में क्या अंदर पड़ता है। इसके अलावा हम स्टोरेज क्लासेस के बारे में भी बात करेंगे। इंटीजर्स का लॉन्ग होना और शॉर्ट होना, ये क्या होता है। अगर मैं स्पेसिफिक कंपाइलर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये कंपाइलर का जरूरी नहीं है कि जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं उससे मैच करें, तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो वहां पर आपको एक तरीके से इंटरपोलेट करना पड़े। कैसे, पहली चीज तो मैं बता दूं कि रेंज जो है इंटीजर का वो पूरी तरीके से कंपाइलर डिपेंडेंट है। ये चीज क्लियर हो गई। आपके कंपाइलर में अलग हो सकता है, हमारे कंपाइलर में अलग हो सकता है, किसी तीसरे के कंपाइलर में बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन अमूमन इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट इनके साइज सेम रहेंगे। मैक्सिमम कंपाइलर में कुछ अलग होंगे। 16 बिट कंपाइलर यदि आप टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस कहें तो 16 बिट में आपका रेंज जो होता है इंटीजर का वो है -32768 से 32767। अब मैं 16 बिट कंपाइलर जो टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस का उसका बता रहा हूं। अगर 32 बिट कंपाइलर है तो वो आपका देखिए ये 16 है, 2 की घात 16 कर लीजिए, या 32 है तो 2 की घात 32 कर लीजिए। जो नंबर आएगा उसको आधा आधा डिवाइड कर दीजिए, 0 के इधर नेगेटिव, 0 के इधर पॉजिटिव, आधा आधा डिवाइड कर दीजिए, आपको रेंज पता चल जाएगी। ये लेफ्ट की ये रेंज होगी, राइट की ये रेंज होगी। 32 बिट कंपाइलर है। 16 बिट कंपाइलर का मतलब ये होता है जब ये सी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो जो टारगेट माइक्रो प्रोसेसर होगा वो आपका 16 बिट का होगा, जैसे 8086 है, 8088 है। अगर 32 बिट कंपाइलर जैसे आप VC++ में अगर बना रहे हैं सी का प्रोग्राम, तो ये मशीन कोड जनरेट करेगा जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के लिए होगा, जैसे आपका इंटेल पेंटियम। इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी कि अगर आप 16 बिट पे बना रहे हैं तो 32 बिट पे काम नहीं करेगा। उस समय क्या होगा, क्योंकि आप 32 बिट पे हो रहा है तो 16 बिट को आपको 16 बिट 32 बिट पे जाएगा, क्योंकि जो 30 बिट प्रोसेसर है उसमें 16 बिट के लिए बैक ट्रैकिंग या बैक रेफरेंसिंग तो दी गई है। और ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूं ये 16 बिट में नहीं है। अगर 32 बिट का आप 16 बिट में चलाने लगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट। अब जो और भी हमारे 64 बिट वगैरह के आगे है उसमें ये सेम चीज जारी रहेगी। 2 या 4 बाइट जो इंटीजर यूज करता है या इंटीजर स्टोर करने के लिए यूज करता है, तो जो हाईएस्ट बिट है उसमें 16 या 32, 16वीं या 32 बिट, ये साइन रखती है इंटीजर की। क्या रखती है? साइन। ध्यान रखिएगा कि आपका जैसे 16 बिट है तो 15 बिट तो आपके नंबर के लिए हो गया जगह, और जो 1 बिट और हुआ मतलब 15 प्लस 1 वो 1 बिट होगा, साइन के लिए होगा। यदि नंबर नेगेटिव है तो ये 1 होगा, अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये 0 होगा। इस तरीके से जानिए। इंटीजर टाइप के अलग अलग वेरिएशन है सी में, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरीके से, जैसे आप C++ देखिए, शॉर्ट है, लॉन्ग है। अब ये क्यों दिया गया, कोई इसका रूल नहीं है। बस ये समझिएगा कि जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये मेमोरी में जाके 2 बाइट जगह लेगा। अगर आप उसी इंटीजर को लॉन्ग कर दे रहे हैं तो मेमोरी में जाके ये 4 बाइट लेगा। अब हर एक कंपाइलर कैन डिसाइड, वो डिसाइड कर सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर क्या है जिसके लिए लिखा गया है, और उस हिसाब से ये शॉर्ट और लॉन्ग की अप्रोप्रिएट साइजिंग होगी। तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूं कि शॉर्ट कम से कम 2 बाइट होगा, 2 बाइट कम से कम होगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है किसी कंपाइलर के लिए शॉर्ट 4 बाइट, लॉन्ग जो होगा कम से कम 4 बाइट होगा। यानी जब आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूं शॉर्ट इंट आई, तो ये जो इंट आई है ना, आई, ये 2 बाइट जगह लेगा आपकी मेमोरी में जाकर। ऐसी लॉन्ग अगर आपने लिख दिया इसकी जगह तो 4 बाइट लेगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट कभी भी, देखिए इंटीजर ये बीच में है, यहां पर शॉर्ट है, यहां पर लॉन्ग है। शॉर्ट कभी भी इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता और इंटीजर कभी भी लॉन्ग से बड़ा नहीं हो सकता। लॉन्ग हमेशा हाईएस्ट है, फिर इंटीजर है, फिर शॉर्ट है। कई जगह पे आप शॉर्ट और इंटीजर को एक ही जैसा देखेंगे। इसको और मैं इस तरीके से बताता हूं कि अगर आपके पास 16 बिट है, 32 बिट है, आप 64 बिट भी कर लीजिए इसको। तो जैसे 16 बिट है, टर्बो सी है, C++ आपका कंपाइलर है, तो शॉर्ट के लिए 2 बाइट जगह, इंटीजर के लिए भी 2 बाइट जगह, जैसे मैं बता रहा था कि शॉर्ट और इंटीजर एक ही जैसे हो जाता। लॉन्ग के लिए 4 बाइट जगह। लेकिन यहीं पर अगर आप 32 बिट पे जाएंगे तो इंटीजर 4 बाइट है और लॉन्ग 4 बाइट है, लेकिन शॉर्ट 2 बाइट। लॉन्ग वेरिएबल जो लॉन्ग इंटीजर्स को रखते हैं उसके लिए हम लॉन्ग लिखते हैं सामने, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल आई दिया, उसको लॉन्ग बनाना है। जैसे ये मान लीजिए आपका 16 बिट कंपाइलर है, आप जानते हैं कि 2 बिट लेने वाला है, 2 बाइट लेने वाला है। इस 2 बाइट को आप जानते हैं कि ये ऐसा नंबर मेरे पास आएगा जो 2 बाइट में समाएगा नहीं, मुझे थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए, तो मैं इसके आगे लॉन्ग लगा दूंगा, इसके आगे लॉन्ग लगा दूंगा ताकि ये
4 बाइट की जगह लेने लगे। अब क्योंकि बड़ी जगह हो गई तो मेमोरी का इंटरवेंशन भी बढ़ गया, मेमोरी के साथ आपकी कार्रवाई भी बढ़ गई, तो इसका मतलब थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोग्राम, राइट? क्योंकि इसमें मेमोरी तो हमको ट्रेमेंडसली हाई मिल जाएगी, क्योंकि देखिए कहाँ 32767, कहाँ 32767 और कहाँ ये नंबर, मैं तो इसको बोलूंगा भी तो मुझे 30 सेकंड लगेगा, नंबर बड़ा है ना। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। लॉन्ग्स, जैसे लॉन्ग्स है उसी तरीके से हम शॉर्ट भी करें। शॉर्ट का मतलब ये है कि वो इंटीजर से कम जगह लेगा, और कम जगह लेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी आप, क्योंकि जब कम जगह है तो मेमोरी के साथ जो आपका प्रोग्राम इंटरैक्ट कर रहा है, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, वो समय थोड़ा सा कम हो जाए। तो शॉर्ट के लिए आप इंटीजर के आगे शॉर्ट लिखते हैं, इस तरीके से शॉर्ट लिखेंगे। अब शॉर्ट इंट को अगर आप शॉर्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी शॉर्ट इंट को केवल शॉर्ट भी लिखेंगे तो भी काम बनेगा। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट इंट कह रहे हैं आप, शॉर्ट इंटीजर के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे लॉन्ग कहां और यूज हो सकता है। शॉर्ट केवल इंटीजर के लिए यूज होता है, इसलिए शॉर्ट इंट या शॉर्ट इंट या शॉर्ट एक ही बात, ओके। इसी तरीके से लॉन्ग इंट आप लिख रहे हैं क्योंकि लॉन्ग इंट के लिए यूज होता है, और इसके आगे जब हम और लॉन्ग कहीं लगाएंगे तो हम देखेंगे कहां ये यूज होता है। लेकिन लॉन्ग इंट को अगर हम लॉन्ग भी लिख दें तो सीधी सी बात है कि इसको बाय डिफॉल्ट वो इंट ले लेगा। शॉर्ट और लॉन्ग इस तरीके से चलेंगे। तो सी प्रोग्रामर इस तरीके से शॉर्ट कट ही पसंद करते हैं। अब ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंटीजर के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमको उसको बड़ी जगह देनी। कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं अभी, वेरिएबल के नहीं। तो ऐसी कांस्टेंट हमारे पास अगर आते हैं, वो इतना तो है लेकिन इंटीजर में आ जाए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं साहब कुछ चीजें बढ़ गई या घट गई, या इसको ऐसा रखिए, इसको लॉन्ग में डालिए, तो आपको कांस्टेंट के आगे कैपिटल एल या एल लगाना पड़ेगा, ताकि आप बता सके कि ये 23 कांस्टेंट है, इसके आगे मैंने जो एल लगाया है वो ये लॉन्ग है। लॉन्ग कह रहा हूं मैं इसको। इंटीजर्स में साइंड और अनसाइंड, साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब ये होता है साइंड, मतलब -23 भी इंटीजर है और 23 भी इंटीजर है। इसके आगे प्लस लगा देता हूं। प्लस वैसे लगता नहीं है, बाय डिफॉल्ट है, लेकिन पॉजिटिव और इंटीजर दोनों चीज आ सकती है इंटीजर में, ओके। तो हम इसलिए इसको अनसाइंड और साइंड कर सकते हैं। जैसे हमने अनसाइंड किया, अनसाइंड से क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो इंटीजर है वो 0 से लेकर यहां तक बढ़ेगा, पॉजिटिव तक बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अभी आप सोच सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट -23 हो गया, नहीं हो सकता ना। तो मुझे ये नेगेटिव वाली जगह क्यों लेनी है, क्यों मैं इसको खराब करूं? मैं क्या करता हूं कि इसी जगह को यहां पर डबल कर देता हूं। जैसे 32767 है या -32768 है, मैं इसको यहां जोड़ दूंगा तो 32767 को 2 बार ले लूंगा। ये भी 32767, ये भी 32767, मेरे पास डबल जगह होगी अनसाइन करने। तो इस डिक्लेरेशन से क्या होगा कि जो रेंज है परमिसिबल इंटीजर की, 16 बिट की बात कर रहा हूं, वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो मैं जैसे बता रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 से लेकर आप यहां तक पहुंच जाएंगे, लास्ट तक वो होगा 65535। आपको डबल रेंज मिल गया अनसाइन करते ही। इसका मतलब आप अगर किसी इंटीजर को अनसाइन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके साइज को डबल कर दे। अब अनसाइन इससे ये भी है, क्योंकि जब अनसाइन कर रहे हैं आप, अब जैसे लेफ्ट मोस्ट बिट होता है वो साइन के लिए होता है, जब हम अनसाइन कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, साइन ही नहीं आएगा इसमें, आपकी जगह बढ़ रही है। अनसाइंड इंटीजर 2 बाइट ही ले रहा है, अभी भी 2 बाइट ले रहा है। इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर भी 2 बाइट ले रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेंज इस तरीके से बढ़ गई कि हम नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं कर रहे। तो अनसाइंड को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? हम अनसाइंड लिखते हैं इंट आई। आप चाहे तो इंट को स्किप भी कर सकते। इसी तरीके से आपके पास अनसाइंड बिट है, तो क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो सकते हैं इंटीजर में, तो शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर भी हो सकता है। तो जो बाय डिफॉल्ट है, जो शॉर्ट इंटीजर है, वो अपने आप साइन शॉर्ट इंटीजर होता है। अगर हम शॉर्ट इंटीजर लिख रहे हैं तो अपने आप साइन शॉर्ट इंटीजर होता है। लॉन्ग इंटीजर लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो साइंड लॉन्ग इंटीजर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमको अनसाइंड के स्पेसिफिकली देना पड़ेगा, साइंड के लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप साइन चल रहा है। यानी 0 के इस तरफ भी वैल्यू लेगा, 0 के इस तरफ भी ले लेगा, लेकिन आपको 0 की इस तरह की वैल्यू नहीं लेनी है, अनसाइन करना है तो आपको स्पेसिफिकली देना पड़ेगा। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कैरेक्टर, साइंड और अनसाइंड। इसी तरीके से जैसे साइंड और अनसाइंड इंटीजर है, जो हमारे शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर भी होते हैं। कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेगा, क्योंकि कैरेक्टर को 1 ही बाइट की जगह चाहिए होती है, एक ही कैरेक्टर होता है, एक ही सिंबल होता है, लेकिन उसके रेंज डिफर करेंगे। अब इसको इस तरीके से देखिए कि एक बड़ी एक सवाल आपके पास आएगा कि मैं कैरेक्टर का साइन कैसे दूं। एक कैरेक्टर में ए लिख रहा हूं तो -a का क्या मतलब होता है? ए का मतलब तो ठीक है, -a का क्या मतलब होता है? चलिए इसको देखते हैं। एक स्टेटमेंट देखिए, कैरेक्टर ch इक्वल टू ए है, तो ए में जो स्टोर हो रहा है वो बेसिकली ASCII नंबर है, ए का जो है 65। बाइनरी 65 का बाइनरी जो होगा ना 100, जो भी इसका अगर आप करेंगे बाइनरी नंबर निकालेंगे, वो ए को रिप्रेजेंट करता है। यदि 65 ये बाइनरी जो 1001 है उसको हम स्टोर करें तो -54 इसको भी हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास जो माइनस वैल्यू है वो हम साइन कैरेक्टर में डालेंगे, माइनस बाइनरी, इसको भी स्टोर कर सकते हैं। तो जो साइन कैरेक्टर है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी कैरेक्टर की तरह है, जिसका रेंज 1 बाइट है, यानी कि 256। तो 0 को इधर लीजिए, 128 यहाँ दीजिए, 128 दीजिए तो 127 आएगा, क्योंकि 0 से शुरू है। यहाँ भी 128 आएगा, -128। 0 से शुरू है इसलिए यहाँ 128 तक नहीं आता है,
127 तक आता है। लेकिन जब आप अनसाइंड कैरेक्टर करेंगे तो इसको उठाइए और इधर लगा दीजिए, यानी कि 0 से लेकर 256 तक जाएगा। ये 128 यहाँ ले लिया हम। एक प्रोग्राम देखते हैं, कैरेक्टर है 291, इसमें %d %c आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो कैरेक्टर क्या प्रिंट होगा, इंटीजर, मतलब ये इसका इंटीजर इक्विवेलेंट होगा और इस कैरेक्टर का 291 का सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आने वाला है, आप ये देख रहे हैं 291 है तो 291 आएगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। क्यों, क्या कारण है कि 291 नहीं आया? हम ये देख रहे हैं कि हमने कैरेक्टर बनाया, ये अपने आप यहाँ पर साइंड हो गया। अब इसकी रेंज जो है कैरेक्टर की, अगर हम देखें तो 0 से लेकर 127 तक, 0 से लेकर -128 तक, तो 291 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। जब आपने इसको कैरेक्टर कहा तो आप मैक्सिमम 127 तक जा सकते हैं। अब ये 291, तो 291 इज ग्रेटर देन 127, ये एक्सीड कर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट वैल्यू उठाएंगे, यानी हम क्या करेंगे कि इधर से लेंगे 127 पे गए, उसका जैसे ये बड़ा हम यहाँ पर चलेंगे, फिर पीछे आते रहेंगे जब तक हमारे 291 पूरे ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब है 0 से लेकर 127 तक जाएंगे, उसके बाद सीधा -128 पाएंगे, फिर ऐसे कम करते रहेंगे, यहाँ तक जाएंगे जहां तक 291 पूरा ना हो जाए। तो आप देखेंगे कि ये 200, यहाँ से यहाँ तक तो 256 हो गया, ठीक। अब 291 से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आया 5 और ये 3, तो 35, मतलब 0 से ये आए, यहाँ से उठ के गया, वापिस आया 0 तक, फिर 35 तक इसको जाना पड़ेगा ताकि 291 आएगा। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है आपका 35 आएगा और इसका जो कैरेक्टर है 35 का हैश प्रिंट होगा। एक और प्रोग्राम देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करें। आप कह रहे हैं कैरेक्टर, ये अभी इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसकी रेंज आप समझ जा रहे हैं कि ये 0 से लेकर यहाँ 127 तक जाएगी और यहाँ तक 128 माइनस तक जाएगी। अब कैरेक्टर आपने CH दिया, 0 से लेकर आपने कहा 255 तक चलाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि लेस देन इक्वल टू 255, 0 से लेकर 255 तक पहुंचते ही 256 हो गया। हमारे पास 0 से 255 तक ही रेंज है, 256 नहीं है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये कैरेक्टर एक एक करके ऐड भी कर रहा है। तो आप क्या सोचेंगे कि अरे 0 से लेकर ये हम क्या करेंगे, ये 0 से शुरू होगा, उसका सिंबल दिखाने लगेगा, 0 का कैरेक्टर, 0 का जो 0 क्योंकि ASCII है, उसका जो सिंबल होगा वो दिखा देगा ASCII रिप्रेजेंटेशन। तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा, ये तो सारा प्रोग्राम शो कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये आपका एक इनफाइनाइट लूप है, ये एक इनफाइनाइट लूप है, क्योंकि हमने CH को बोला है कैरेक्टर 127 से ऊपर तो वैल्यू ले नहीं सकता, ले सकता है, नहीं ले सकता। तो जैसे ही 127 आएगा, हमने फिर से कैरेक्टर 11 किया, तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम यहाँ -128 पे आ जाएंगे। अब -128 जो है वो लेस हो गया, किससे, यहाँ पर -128 हो गया, लेस हो गया 255 से, तो कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई होगी। अब इसको फिर से बढ़ाते रहिए, फिर -127 -126 ऐसे करके आते रहेंगे, आप -127 तक आएंगे। -127 के बाद फिर ये 128 पे चला जाएगा, लेकिन 128 पे आते ही वो फिर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 128 है नहीं इसके पास, 255 तक जाना है। तो ये इंडेफिनेट लूप चलता रहेगा, ये -128 से 127 के बीच में झूलता रहेगा। तो इस तरीके से जो चीज हमारे पास आई और ये प्रोग्राम हमारा इंडेफिनेट दे रहा है, वहां पर हम इस चीज को चेंज करेंगे। दो चीजें इसमें चेंज करनी पड़ेगी। पहली चीज तो इसको 254 करना पड़ेगा, हम 255 नहीं। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको अनसाइन कर देंगे। ये अनसाइन कैर होते ही ये जाएगा, ये अनसाइन कैर होने का मतलब ये है कि ये वाला जो रेंज है ये तो हट गया, ये 127 था, ये वाला रेंज उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 255 तक जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है। 0 से 255 आप उंगलियों पे गिनेंगे तो 256 आएगा। तो हम 0 से लेकर 254 तक नहीं, क्योंकि अगली बार जब ये ऐड करेगा तो 255 चेक कराएगा, हमारे पास 255 तक ही है, इसलिए 254 देना पड़ेगा। यहां तक जाएंगे और उसके बाद हम एक एक करके प्रिंट कराएंगे। आप देखेंगे अनसाइड ने हमारे प्रोग्राम को कितना अच्छा बना दिया। ये वो करेगा जो हम चाहते हैं। फ्लोट्स एंड डबल्स। फ्लोट जैसे हम अगर अपने इसकी बात करें 16 बिट टर्बो सी कंपाइलर की, तो फ्लोट 4 बाइट लेता है मेमोरी। अब 4 बाइट का मतलब है 4 बाइट होता है 4 into 8, कितने बिट होते हैं इसमें, 8 4 तो 32 बिट। तो 2 की पावर आप ले लीजिए, 4 बाइट है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 8 4 तो 32, 2 की घात 32, इतना रेंज होगा। क्योंकि फ्लोट भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो बाएं हाथ पे जाएगा इतना, ये -3.4 into 10⁻38 है, और राइट हैंड साइड पे जाएगा 3.4 into 10⁻38। ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर ये इंसफिशिएंट होता है तो उसके बाद भी आप डबल है, आपके डबल जो है वो 8 बाइट लेता है मेमोरी। 8 बाइट का मतलब है 8 बाइट, 1 बाइट होता है 8 बिट का, 8 8 64, यानी 2 की घात 64, 2 की पावर 64, इतना रेंज है। आधा आधा कर दीजिए, दाएं हाथ पे ले जाइए, बाएं हाथ पे ले जाइए। यहाँ पर देखिए -1.7 into 10⁻308, 10 की घात 308, बहुत बड़ा नंबर होता है। आप डबल देना है तो कैसे करेंगे डबल, यहाँ पर जो भी वैल्यू देनी है वो दे सकते, क्योंकि हम कोई भी ऐसी सिचुएशन में आए जहां पर हमको रियल नंबर चाहिए, यहाँ पर हमको डेसिमल वैल्यू चाहिए, तो डबल तो हम कर ही रहे। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे डबल से भी ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास लॉन्ग डबल भी है। 8 तो डबल के लिए है, लॉन्ग में वो 2 और जोड़, लॉन्ग हमेशा 2 जोड़ देता है। तो 8 + 2 कितना हो गया 10, मतलब 10 मतलब 8 into 10 कितना 80 बिट, 2 की घात
180, आप सोचिए कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो 1.7 इंटू e की पावर 4932, और इतना ही इधर भी, इतना आपको रेंज मिल जाता है। जो कैरेक्टर और इंटीजर है आप देखेंगे मोस्टली हम इसी को यूज करते हैं, और ये फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल ऐसी जगह आते हैं जहां पर हमको कुछ साइंटिफिक कंप्यूटेशन करने पड़ते हैं, जहां पर हमको बहुत प्रिसीशन वैल्यू चाहिए, बहुत आगे तक वैल्यू चाहिए। अब इस चीज को हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन सबको जरा एक प्रोग्राम में देखते हैं, एक प्रोग्राम जो आपको सबके बारे में बताएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम कैरेक्टर सी ले रहे हैं, हम कैरेक्टर सी को प्रिंट करा रहे हैं। तो हम अगर इसका कैरेक्टर सी का %c करा रहे हैं या %d करा रहे हैं, हाँ देखिए इसमें क्या आएगा। हम प्रिंटफ, ये हमने क्या किया, यहाँ पर सी और डी को हमने कैरेक्टर सी में स्कैनफ कराया, लेकिन जब हम सी और डी को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास ये सी जो है वो कैरेक्टर प्रिंट होगा, डी कैरेक्टर प्रिंट होगा, लेकिन ये अनसाइंड कैरेक्टर। ऐसे इंटीजर में इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की बात करें तो फ्लोट, ये तीनों अलग अलग है। देखिए ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट, ये फ्लोट अलग है, डबल अलग है, लॉन्ग डबल, ये सब इस तरीके से करेंगे। बस ये देख लीजिएगा कि जब आप जे जो कि आपने अनसाइंड दिया है तो आपको %u से करना पड़ेगा, जहां भी परसेंट मतलब अनसाइंड आएगा वहां u से करना पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग अनसाइंड है तो LU से करना पड़ेगा। अगर ये आपका लॉन्ग इंट है, मतलब m आपका लॉन्ग इंट है, तो LD से करना पड़ेगा। जब आपका ये x और y और z की बात आएगी और आप जब कह रहे हैं y डबल है तो आप LF से करेंगे, लॉन्ग डबल है तो आप LF से करेंगे। ध्यान रखिएगा ये LF यूज करता है। तो एसेंस अब जो भी हमने देखा उसको समझ लीजिए। साइन कैरेक्टर अगर हम अपने कंपाइलर की बात करें, ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये 16 बिट कंपाइलर के लिए है। 32 बिट में रेंज इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन फिलहाल अंदाजा होना चाहिए आपको। साइन कैरेक्टर होता है -128 127 एक बाइट लेता है। अनसाइन कैरेक्टर भी एक ही बाइट लेता है, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, 0 से 255। ये %c है, ये भी %c। शॉर्ट साइन इंटीजर और साइन इंटीजर ये दोनों %d से होंगे, दो बाइट लेंगे, इनका रेंज सेम हो। जब शॉर्ट अनसाइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर करेंगे इनका रेंज आपका 0 से होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इसमें भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये दोनों भी 2 बाइट लेंगे और %u से रिप्रेजेंट। लॉन्ग अनसाइन इंट जैसे मैंने आपको बताया था %ld से इसका रेंज ये होगा, 4 बाइट ले रहा है। लॉन्ग अनसाइन इंट भी 4 बाइट ले रहा है, लेकिन नेगेटिव वाली चीज नहीं आएगी, %lu से करेंगे। फ्लोट आप %f से करेंगे, डबल है तो %lf से करेंगे, और लॉन्ग डबल है तो %LF से करेंगे। कैपिटल L है ये, फिर F। कुछ और इसमें चीजें हैं। प्राइमरी टाइप हमने देखी, जो साइज है इंटीजर का वो पूरी तरीके से कंपाइलर डिपेंडेंट। तो कैरेक्टर और फ्लोट भी इसी तरीके से है क्या? बिल्कुल ठीक। कैरेक्टर और फ्लोट का भी साइज जो है आपका कंपाइलर डिपेंडेंट, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर जो कंपाइलर जिसको टारगेट कर रहा है वो बताता है कि इसकी फ्लोटिंग पॉइंट की एक्यूरेसी कितनी होगी। आप डॉट के बाद 6 0 डालेंगे, इससे जरूरी नहीं। अगर आप 22/7 इसको फ्लोट 22.0/7.0 करेंगे और VC++ में करेंगे, अगर TC या TC++ के अलावा, तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो टर्बो सी का कंपाइलर है वो आपका 8086 और 8088 से रिलेटेड है, 16 बिट, राइट। और क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट ऑफर नहीं कर रहे, जबकि TC++ ये सारे फ्लोटिंग ऑपरेशन करता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर। ये इम्यूलेटर की कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए थोड़ा सा एक्यूरेसी कम रहती। अब क्योंकि ये इम्यूलेटर EXE का बाकायदा पार्ट बन जाता है, तो ये साइज भी बढ़ा देता है EXE का। थोड़ा सा परफॉर्मेंस पेनल्टी तो लगेगी, क्योंकि आपका कोड बड़ा हो गया। अगर आप कैरेक्टर और इंटीजर का रेंज देखें तो एक एक्स्ट्रा नंबर आप राइट हैंड साइड पे देख रहे थे, जैसे आप दाएं हाथ पे देखते थे 127, लेफ्ट हैंड पे -128 हो जाता, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर करते हैं। नेगेटिव नंबर हम ऐसे नहीं स्टोर करते, कंप्यूटर में वो 2's कॉम्प्लीमेंट की तरह स्टोर होगा। तो आप देखिए -128 कैसे स्टोर होगा। जो बाइनरी है 128 का वो क्या होगा, इस तरीके से। अगर बाइनरी करें तो 1 बाद में 7 0, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, यानी कि 1 का 0 0 का 1 कर लीजिए। 1's कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 0 का 1 करके आता है। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें आपको 1 को जोड़ना पड़ता। हमने इसको 1 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या होगा, ये स्टोर होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट जो होता है 1 कॉम्प्लीमेंट का पे 1 जोड़ के आता है, तो -128 क्या हुआ, ये वाला नंबर, ये स्टोर होगा। ये 8 बिट नंबर है और ये आराम से हम एक कैर में भी ला सकते हैं। और जबकि 128 इसको हम स्टोर नहीं कर सकते कैरेक्टर में, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एक पॉजिटिव नंबर भी तो है, सो 9 बिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब +127 इसको हम स्टोर कर सकते हैं बाइनरी में इस तरीके से, विच इज जो आपका 8 बिट नंबर। अब हम अगर 128 इसको स्टोर करना चाहे कैरेक्टर में, तो जो पहला नंबर है वो तो नेगेटिव साइड ये -128 है। जो पहला नंबर है, द फर्स्ट नंबर ऑन द नेगेटिव साइड -128 है, क्योंकि जो 9 बिट बाइनरी है 128 का, जो इस तरीके से आ रहा है, जो राइट मोस्ट बिट है 8 बिट, वही स्टोर होता है। लेकिन जब हम ये स्टोर करते हैं, ये स्टोर होता है, दिस इज स्टोर, ये स्टोर हम करेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगा 1, ये वाला, इसको हम साइन बिट की तरह करेंगे। तो इसका मतलब जो वैल्यू
जो नंबर की होगी वो -128 बनेगी, -128। क्यों? क्योंकि ये वाकई में बाइनरी नंबर है 128 का, उसको इस तरीके से हमने जो बी में देखा, हमने 2's कॉम्प्लीमेंट की बात की, वैसे स्टोर होगा। आप इसको भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हम स्टोर कर रहे हैं +129 कैरेक्टर में, तो आप ये देखेंगे -128 स्टोर हो गया, क्योंकि 127 के आगे बढ़े 128 आया, उससे आप -128 पे चले गए, और -128 से जैसे आपने एक और आगे बढ़ाया तो -127 पे चले गए। मतलब दाएं हाथ में पॉजिटिव साइन पे अगर आपने इंक्रीज किया तो वो आगे ना जाके नेगेटिव साइड पे चला जाए। ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आप रेंज एक्सीड कर जाएंगे नेगेटिव साइड का तो वो पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। स्टोरेज क्लासेस इन सी। स्टोरेज क्लासेस क्या होती है? हमने देखा कि जब हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं तो वो डेटा टाइप बताता है कि कितनी मेमोरी हमको एलोकेट होगी, जो हमारा मेन मेमोरी है उसमें एक किसी भी वेरिएबल को। अब टाइप के साथ एक और चीज आती है स्टोरेज क्लास। कौन सी चीज? डेटा टाइप तो बता दिया कि मेमोरी में रखा जाएगा, लेकिन किस मेमोरी में रखा जाएगा? डेटा टाइप तो बताता है कि कौन सा डेटा कितनी जगह लेगा, लेकिन उसकी स्टोरेज क्लास क्या है, कहां पर उसे रखा जाएगा, इसको हम देखें। बहुत सारी हमने प्रोग्राम के बारे में बात की और हमने देखा कि हमने बाय डिफॉल्ट कई सारे स्टोरेज क्लासेस ऑलरेडी यूज कर लिए। हमने ऑलरेडी स्टोरेज क्लास यूज किए हुए हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट थे, अभी तक हमने उसे देखा नहीं। अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो आप समझ में आएगा आपको कि कई चीजें हम स्टोरेज क्लास यूज कर रहे थे लेकिन हमें उसकी जानकारी थी नहीं। वेरिएबल जो स्टोरेज क्लास के हैं, क्योंकि सी कंपाइलर अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरिएबल नेम आपको वो लोकेशन बताता है कंप्यूटर में या मेमोरी में जहां पर आपका वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो। तो दो टाइप के लोकेशन होते हैं, एक तो आपका मेमोरी होती है जिसे हम मेन मेमोरी कह रहे हैं, और एक सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं। सीपीयू में अपने रजिस्टर्स होते हैं। तो वेरिएबल का स्टोरेज क्लास क्या है, यानी क्या वो मेमोरी में जा रहा है, क्या वो सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू के रजिस्टर में जा रहा है, या और कहाँ रखा जा रहा है, स्टैक में रखा जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है। तो इस तरीके के लोकेशन जो है ये डिसाइड करते हैं कि आपका स्टोरेज क्लास क्या है। तो जो वेरिएबल के स्टोरेज क्लास है ये हमें बताते हैं कि पहली चीज वो कहाँ रखा जाएगा। सबसे पहली चीज वेयर, ये स्टोरेज क्लास का मेन मुद्दा यही है कि कहां रखा जाए। वेरिएबल की शुरुआत की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अगर आपने कोई इनिशियल वैल्यू वेरिएबल को नहीं दी तो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली, और स्कोप क्या होगा वेरिएबल का, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, यानी किस फंक्शन में और कौन कौन से फंक्शन में वेरिएबल अवेलेबल होगा, किसमें नहीं होगा। स्कोप किसे कहते हैं? हम इसे स्कोप कहते हैं। और एक लाइफ टाइम होती है कि वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है, मतलब कब तक वो जिंदा रहेगा, कब तक वो एग्जिस्ट करेगा। तो 4 स्टोरेज क्लासेस है सी में। एक है आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इनको एक एक करके देखते हैं। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, अब ये क्या होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास? ऑटोमेटिक का जैसे नाम ही यहाँ दिया जा रहा है ऑटो, तो स्टोरेज इसकी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी। इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमें पता नहीं, गार्बेज वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जो स्कोप होगा इस ऑटोमेटिक का वो ब्लॉक में होगा, यानी ये ब्रेसेस दिए ना, इसके अंदर ही अगर यहाँ पर आपने ऑटोमेटिक दिया हुआ है या फिर एक ऐसा स्टोरेज क्लास है जिसके लिए ऑटो बनाया हुआ है, वो केवल यहीं पर विद्यमान रहेगा, वहीं पर नोन रहेगा। ऐसे लाइफ है, इसकी लाइफ क्या है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जब तक कंट्रोल यहाँ से यहाँ रहेगा और यहाँ तक निकल जाएगा, जहां पर वेरिएबल डिफाइंड है वहां पर इसकी लाइफ रहेगी। अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ऑटो स्टोरेज क्लास लिया है, एक वेरिएबल बनाया है आई और जे, 2 बनाए, और उसमें ऑटो हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास दिया है। अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो अगर ऑटो है तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी। अगर आई और जे को प्रिंट करेंगे आप तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर आप ये प्रोग्राम वाकई में चलाएंगे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसको हम गार्बेज वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है तो सही कोई वैल्यू, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है। जिस वैल्यू को हम चाहते हैं, जब जिस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं वो ये वैल्यू नहीं। तो जो ऑटो है ये वाला, ये ऑटो है, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं लिखते, केवल ऑटो है। अब इसका स्कोप और लाइफ टाइम सर बता देता हूँ आपको। आपने क्या किया, यहाँ पर कहा ऑटो इंट आई इक्वल टू 1, ब्रेस शुरू किया आपने, एक और ब्रेस दिया और एक और ब्रेस दिया। यहाँ पर आपने कहा प्रिंट करिए आई को, यहाँ पर भी आपने कहा इस ब्रेस के बाद, इस ब्लॉक के बाद आपने कहा यहाँ प्रिंट करिए, फिर इस ब्लॉक के बाद आपने कहा यहाँ प्रिंट करिए। तो ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा आई, क्योंकि ये ऑटो है तो ये तीनों ही जगह पे प्रिंट हो जाएगा। ये इस जगह पे भी, ये सबसे बाहर का है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे, ये तीनों किस जगह क्यों प्रिंट हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका जो ऑटो हमने जब कहा तो वो सबसे बाहर था, और इसकी लाइफ टाइम जो है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पर है, इसकी लाइफ टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि ये इस ब्रेस के अंदर है। तो क्योंकि ये ब्रेस इसके अंदर आते हैं, ये ब्रेस इसके भी अंदर आता है, ये ब्रेस इसके अंदर आता है, अल्टीमेटली एसी के अंदर आ रहा है। तो क्योंकि ये सबसे पहले दे दिया गया है तो इन सब जगह पे आपको आई इक्वल टू 1 मिले, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जहां आई डिफाइन किया वो अंदर नोन रहेगा। एक और चीज देखिए, इंट आई इक्वल टू 1 है और यहाँ पर आई इक्वल टू 2 है, आपने यहाँ आई इक्वल टू 3 दिया, तो जब आप आई यहाँ प्रिंट कराएंगे तो आपको 3 मिलेगा इस जगह पे। जब यहाँ प्रिंट कराएंगे तो क्योंकि यहाँ इस ब्लॉक में आपने 2 दे दिया तो 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 किया है तो बाहर आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 3 to 1 आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक डिपेंडेंट। ऑटो जब दिया है तो केवल ब्लॉक के लिए नोन रहेगा। इस तरीके से 3 आई आपको 3 to 1 दिख रहे हैं। अब है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है? क्योंकि रजिस्टर ये हार्डवेयर की तरफ से बात करें आप, रजिस्टर
एक तरीके की मेमोरी होती है जिसमें आप जो काम हो रहा है और जिसपे सीपीयू काम कर रहा है वो चाहे तो टेम्परेरी इसको रख सकता है, एक्यूमुलेटर की तरह रख सकता है। तो स्टोरेज इसका होगा सीपीयू के जो रजिस्टर्स है, हर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर में अपने खुद के रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है। तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू उसकी भी गार्बेज होती है और इसका जो स्कोप होगा वो भी लोकल होगा ब्लॉक जिसमें इसको डिफाइन किया गया है और जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक में रहेगा तब तक इसकी लाइफ रहेगी। स्टोरेज का मतलब ये है कि जब आप इसके आगे यहाँ कर रहे हैं रजिस्टर, जब आप सीपीयू रजिस्टर में रख रहे हैं तो जब सीपीयू रजिस्टर में रख रहे हैं तो सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, सीपीयू इस पर डायरेक्टली काम कर रहा है तो बहुत फास्ट होगा। तो अगर आपको एक ऐसी चीज है जो बार बार करनी है वो आप सीपीयू रजिस्टर में रख सकते हैं। अगर एक वेरिएबल कई जगह यूज हो रहा है प्रोग्राम में तो बेटर ये है कि उसको एज अ रजिस्टर आप रजिस्टर स्टोरेज रखें। जैसे लूप काउंटर्स है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है लूप काउंटर, जिसको आप रजिस्टर में रख सकते हैं। जैसे ये आई है, आई यहाँ 10 बार यूज होना है, 10 बार यूज होना, बल्कि 10 बार यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 को आप देख लीजिए, ये 10 बार चलेगा, ये भी 10 बार चलेगा, तो कितने बार हो गया, ये नंबर ऑफ टाइम्स हो गया ये। तो आई बार यूज होगा, क्यों ना इसको रजिस्टर दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे हमने आई को रजिस्टर में रखा तो वो सीपीयू का रजिस्टर में जाके रखा जाएगा और क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर हमारे पास लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा नहीं होते, हो सकता है कोई और भी काम चल रहा हो, तो इसके लिए अगर वहां पर जगह नहीं मिलती है उसको, अगर आपने रजिस्टर कहा उसको कि रजिस्टर हम बनाना चाहते हैं और जगह नहीं मिली तो वो ऑटो की तरह ट्रीट होगा। हर एक वेरिएबल जो है उसको आप सीपीयू रजिस्टर में रख सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर है जिसका 60 बिट रजिस्टर होता है, उसमें आप फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, जो 4 और 8 बाइट लेते हैं। अगर आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास लेते हैं फ्लोट डबल के लिए तो आपको एरर तो कोई नहीं मिले, लेकिन क्योंकि 16 बिट है और 4 पे जैसे गए तो 4 into 8 32 बिट हो गया, तो उसको फिर वो ऑटो की तरह ही ट्रीट करेगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या हो रहा है, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक आध प्रोग्राम में शायद यूज भी किया है इसको। इसकी स्टोरेज जो होती है अभी तो मेमोरी में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है ऑटो और रजिस्टर से अलग कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। इसका स्कोप क्या होगा, लोकल होगा इसका भी। और ये सबसे बड़ी बात, इसकी दो चीजें ये बाकी सबसे अलग बनाती है स्टोरेज, जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है। एक तो इसकी इनिशियल वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी और जितने भी फंक्शन कॉल्स हैं उसके बीच में इसकी वैल्यू एक ही रहेगी, परसिस्ट करेगी। यानी आपने किसी फंक्शन में आई की वैल्यू 2 कर दी, दूसरे फंक्शन में आई की वैल्यू 2 रहेगी, फिर वहां उस फंक्शन में 3 कर दी दूसरे फंक्शन में, तो तीसरे फंक्शन के लिए वो 3 हो जाएगी, माने वैल्यू इंटैक्ट रहेगी फंक्शन कॉल्स के बीच में। अब आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि हम ऑटो इंट ले रहे हैं, इंक्रीमेंट आपने किया, ये फंक्शन कॉल था, i = 1 किया, i प्रिंट किया, i = i + 1 हो गया। फिर आप दोबारा जाएंगे तो ये ऑटो के कारण ये दोबारा i से 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अगली बार प्रिंट करेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा। फिर इसका तीसरी बार इंक्रीमेंट कॉल करेंगे, अगली बार फिर ये ऑटो 1 हो जाएगा, फिर i आप प्रिंट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो तीनों बार 1 आएगा। हम चाहते हैं i की वैल्यू जो है जब हम फंक्शन में एंटर करें तो ये i की वैल्यू वो वैल्यू ले जो हमने यहाँ पर छोड़ी है, i = i + 1 करके जब हम बाहर निकले। उसके लिए आपको यहाँ पर स्टैटिक करना पड़ेगा। जैसे स्टैटिक इंट i = 1 किया, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है अपने आप, इसलिए हमने i = 1 किया। पहला इंक्रीमेंट चला i = 1 है, i 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i = i + 1 कर दिया, ये वैल्यू जो है 2 होगी। तो जब आप दूसरे बार फंक्शन कॉल होगा, अब जब यहाँ पर आएंगे तो ये i अपना 2 हो चुका है, आप इसको प्रिंट कराएंगे 2 आए। फिर आपने i = i + 1 कर दिया, ये आपकी 3 हो गई, 2 से 2 + 1 कर दिया तो 3 हो गई। फिर आप जब इस इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे थर्ड बार तो ये वैल्यू इसको 3 मिलेगी, ये 3 को प्रिंट करेगा। यानी कि स्टैटिक की वैल्यू फंक्शन कॉल्स के बीच में भी परसिस्ट करती है, वो रीसेंट वैल्यू लेता है। तो यहाँ पर 2 फंक्शन आपने देखे और 2 में आपने देखा कि ऑटो और स्टैटिक में क्या डिफरेंस। स्टैटिक वैल्यू अपने आप को परसिस्ट करती है, उसकी वैल्यू हटती नहीं। ऑटो की वैल्यू हमेशा बार बार जब भी आप एंटर करेंगे वो इनिशियलाइज हो जाएगी, इसीलिए i जो है री इनिशियलाइज हो रहा है बार बार पहले केस में ऑटो में, जबकि स्टैटिक के केस में ये हमेशा i = i + 1 जैसे ही होता है, ये वैल्यू कंटेन करता है, उसको परसिस्ट करता है, उसको रखता है अपने पास में, बार बार इनिशियलाइज नहीं करता। एक और प्रोग्राम देखिए, यहाँ आपने क्या किया कि एक पॉइंटर लिया, इंटीजर पॉइंटर, और यहाँ पर आपने फंक्शन लिया और इसका रिटर्न जो है वो आपने पॉइंटर दिया कि ये रिटर्न एड्रेस करें। अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ पर गया और उसके बाद आपने k = 35 किया। अब अपने k का रेफरेंस पास कर, तो j के पास क्या आ गया, उसका रेफरेंस, और j वैल्यू एट j प्रिंट कर दिया। जो भी वैल्यू आपकी वैल्यू एट j आपको 35 प्रिंट होनी चाहिए, है ना। अब हम रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस k का इस फंक्शन से और उसको j में ले रहे हैं, और j जो है वो पॉइंटर है किसके लिए, क्योंकि j आपका पॉइंटर है। आपने कहा कि ये k के लिए, क्योंकि बेसिकली ये क्या हो रहा है, j = फन की जगह मैं ये लिखता हूँ रिटर्न k, j = k ही तो हो रहा है, तो j पॉइंटर बन गया। इस पॉइंटर के थ्रू हम k प्रिंट कर रहे हैं इसके थ्रू, तो ये 35 प्रिंट करेगा। अब कोई भी फंक्शन इस तरीके से कॉल करिए, इसके बाद एक बार और कॉल करिए। अब जो प्रिंटफ है वो आपको गार्बेज वैल्यू देगा। ऐसा क्यों हुआ, पहली बार तो ठीक था, अगली बार आपको गार्बेज वैल्यू देगा। पहले केस में जब कंट्रोल रिटर्न हुआ इस फंक्शन से तो k डेड हो गया, क्योंकि वो ये स्टैक पे स्टोर हुआ और स्टैक पे वो ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर हमने इसको एक्सेस किया किसी और एड्रेस के साथ और उसको j में कलेक्ट किया। तो जैसे हम प्रिंटफ में गए एक और फंक्शन में हमने इसको कॉल करने की कोशिश की तो स्टैक वैल्यू चेंज हो गई, तो हमको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू
कोई ऐसी प्रॉपर वैल्यू मिल सकती है, लेकिन हमारे लिए तो वो गार्बेज है। अगर हमको करेक्ट वैल्यू चाहिए हर एक बार जब हम के थ्रू इसको एक्सेस करें तो हमें इसे स्टैटिक करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कंट्रोल मिलेगा रिटर्न से, मतलब फंक्शन जो रिटर्न करेगा के खत्म नहीं होगी, के परसिस्ट करेगी, तो परसिस्ट कराने के लिए हमें उसे स्टैटिक देना पड़ेगा। ओके, स्टैटिक मैंने बोल तो दिया, लेकिन जब तक इसकी जरूरत ना हो आप इसे यूज मत करें, क्योंकि इनकी ये मेमोरी में हमेशा रहती है इसकी वैल्यू, जब चीजें एक्टिव हो या ना हो। इसका मतलब वो अपनी मेमोरी पकड़ के रख छोड़ते नहीं। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में एक्सटर्न आ रहा है, यानी एक्सटर्नल आ रहा है। इस तरीके से है कि स्टोरेज तो इसका मेमोरी होगा, इसकी भी इनिशियल वैल्यू 0 होती है जैसे स्टैटिक की होती है। एक्सटर्न का स्कोप होता है ग्लोबल, ये सबके लिए है, प्रोग्राम के लिए भी है, फंक्शन के लिए भी है, दो अलग अलग प्रोग्राम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। एक्सटर्न वैल्यू बाकी सबसे कैसे अलग होती है, वो ग्लोबल होती है। एक्सटर्न ग्लोबल होता है, एक्सटर्न को हम बाहर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो जितने भी फंक्शंस है उन सबके लिए वो अवेलेबल हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने मेन लिया, लेकिन मेन के ऊपर हमने इंट आई कर, अब ये जो आई है ये अपने आप एक्सटर्न हो, तो आप चाहे यहाँ पर आई प्रिंट कराए, आपको आई मिलेगा क्योंकि ये अपने आप 0 हो गया। इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करा, यहाँ पर जाएंगे आप, अभी आपके पास जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट करिए तो एक और वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आ जाएगी, डिक्रीमेंट करिए तो वही वैल्यू जो थी वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, और वही वैल्यू जो डिक्रीमेंट हुई है उसका एक और डिक्रीमेंट यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 बार कॉल। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा आई इनिशियली 0 हो गया, ये इसे 1 कर देगा, ये इसे फिर 2 कर देगा, फिर उसके बाद क्योंकि 2 हो चुका है तो डिक्रीमेंट इसे 1 कम कर देगा, मतलब 1 2 के बाद ये 1 हो गया, और एक बार और डिक्रीमेंट करेगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई सबके लिए अवेलेबल है, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट के, तो हो सबके लिए अवेलेबल। एक और देखिए आप, इंट x = 21 दिया आपने, और यहाँ पर इंट y = 31 दिया। आपने कहा, इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि यहाँ पर इंट x = 21 दिया, और यहाँ पर आपने कहा इंट y = 31, और यहाँ पर अंदर बताया कि एक्सटर्न इंट y ये कहीं एक्सटर्नल में है, ये आपने बता दिया कि कहीं एक्सटर्नल में। x 21 है, y 31 है, इसको प्रिंट अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही ग्लोबल वेरिएबल हो गए, क्योंकि दोनों ही बाहर आपने बनाए और वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक्सटर्न इंट y और इंट y = 31, जो पहला स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन है, जबकि दूसरा जो है ये डेफिनेशन है, मतलब जहां वैल्यू हम देते हैं उसे डेफिनेशन कहते हैं। जब हम इसको यहाँ करते हैं तो हमने कोई स्पेस रिजर्व नहीं, जबकि जब हम इसे डिफाइन करते हैं तब ये एक्चुअल मेमोरी में जगह लेता है। तो इसका मतलब हमको y को डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर उसको प्रिंटफ में हमें यूज करना है। अगर उसकी बिफोर इट्स डेफिनेशन इज एनकाउंट, हमको पहले बताना पड़ेगा कि देखिए y आने वाला है, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए कि y के लिए कोई एरर मत। लेकिन क्योंकि x ऊपर था, वो अपने आप आपने बता दिया कि x आने वाला है, और उसको हमने डेफिनेशन दे दी, तो उसको कहीं भी आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि एक्सटर्न है। एक वेरिएबल को आप कितने बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन उसकी केवल एक बार दे सकते हैं। एक और चीज इसमें है, इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिए, ये x10 है या x20 है। अगर आप x प्रिंट करेंगे तो आपको 20 मिलना चाहिए या 10 मिलना चाहिए, ये एक सवाल है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में गए, यहाँ पर अब x क्या मिलेगा, 10 मिलेगा 20 मिलेगा। ऐसे देखने से तो लगता है कि यहाँ पर 20 मिलना चाहिए और यहाँ आपको 10 मिलना चाहिए। x यहाँ पर 2 जगह है, एक तो मेन के बाहर दी है और एक आपने अंदर दिया, लेकिन जैसे कंट्रोल प्रिंटफ पे पहुंचेगा जो मेन फंक्शन के अंदर है, x प्रिंट होगा। तो ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा जो लोकल वेरिएबल होता है ना, उसको ग्लोबल से प्रेफरेंस मिलती है। जैसे मैंने आपको वहां पर इंगित किया था, इंडिकेशन दिया था कि 20 दिखना चाहिए तो 20 ही दिखेगा, लेकिन जब डिस्प्ले आप बाहर आ गए और कंट्रोल डिस्प्ले के अंदर प्रिंटफ पे पहुंचा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि वहां कोई x है, ऊपर x ग्लोबल है तो वो 10 को प्रिंट कर देगा, जैसे वहां बताया था वो 10 प्रिंट करे। एक और चीज समझिए कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो भी आप बाहर दे सकते हैं, सबके बाहर। तो हर एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको एक्सटर्न की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि स्टैटिक भी अपने आप 0 हो जाता है, उसकी लाइफ टाइम भी हमेशा रहती है। लेकिन जो स्कोप है उसका वो उस फाइल के लिए रहेगा, जबकि एक्सटर्न का बाकी फाइलों के भी रहेगा। किसी और फंक्शन जो दूसरी फाइल में है उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा स्टैटिक, एक्सटर्न जरूर हो जाए। तो कौन सी चीज कब यूज करें, बहुत सारी चीजें बताई गई इसमें, कौन सी चीज कब यूज करनी है, डेनिस रिची साहब ने भी काफी चीजें बताई। हम इसके लिए कुछ रूल्स तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कहाँ यूज करें। पहली चीज, मेमोरी स्पेस की इकोनॉमी, जो वेरिएबल यूज करेंगे जगह उसकी इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, और आपको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहाँ रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम फास्ट होगा या स्लो हो। तो इस तरीके से है कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास वो तभी यूज करें आप जब चाहते हैं कि फंक्शंस के बीच में वैल्यू परसिस्ट हो। रजिस्टर स्टोरेज क्लास आप तभी यूज करें जब कोई एक आपका वेरिएबल बार बार यूज हो रहा है, क्योंकि सीपीयू लिमिटेड है आपके पास, वो ज्यादा नहीं है। और अगर आपने सीपीयू की जगह घेर ली तो सीपीयू क्या यूज करे, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास लूप काउंटर के लिए यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास उन वेरिएबल के लिए यूज करें जो सारे फंक्शन बार बार यूज करें। तो क्या होगा कि बार बार आपको वेरिएबल पास नहीं करना पड़ेगा आपके फंक्शन। अगर सारे आपके एक्सटर्न कर दिए तो जगह वेस्ट करेगा ये, क्योंकि ये भी जगह पकड़ के रहता है।
क्योंकि एक्टिव रहता है पूरे लाइफ टाइम में। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है ऐसी, तो सबसे बढ़िया है ऑटो। बल्कि मैं आपको बताऊं, ऑटो इंट आई, ये आपने अभी देखा ना, अभी तक हम जो इंट आई करते आए हैं वो अपने आप में ऑटो था, हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे थे क्योंकि इसके आगे अब बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। समराइज करते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या देखा। हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप यूज करते हैं, उसका वेरिएशन भी यूज करते हैं। हमारे पास जो प्रिमिटिव है, साइन, अनसाइन, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं इनको प्रिंट कराने के, स्कैनफ और प्रिंटफ, जो जितना वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है कि वो कितनी जगह मेमोरी में लेने वाला है। जितने भी वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट साइन होते हैं, अनसाइन के लिए आपको स्पेसिफिकली देना पड़ता है क्योंकि इससे उसका बाइट ऑक्यूपेंसी बढ़ जाता है। हम ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक, ये चार हमारे पास स्टोरेज क्लासेस है और डिपेंडिंग अपॉन क्या स्टोरेज है, इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए आपको, स्कोप क्या लाइफ है, उस हिसाब से इसको हम यूज करें। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, डेटा टाइप रिविजिटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।